कैसे हैं सभी दगड़िए। देश के प्रधानमंत्री और आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के एकमात्र बड़े नेता श्री नरेंद्र मोदी जी की एक आदत रही है कि वो खुले और चौड़े मार्गों पर चलने के आदी हैं। मतलब वो जब चलें तो उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। और अपनी इस आदत को बरकरार रखने के लिए वो सबसे पहले अपने नज़दीक अपनों को किनारे करते हैं और फिर जो उनके विरोधी होते हैं, धुर विरोधी, उनसे अपने अंदाज में निपटते हैं। खैर, मोदी जी जिन रास्तों पर चलते हुए सत्ता करते हैं वे रास्ते अब उनके लिए अतीत बन चुके हैं। 2024 का जो जनादेश है वो जनादेश मोदी जी को उस संकरे रास्ते पर धकेल चुका है जिस संकरे रास्ते पर चलने के आदी वो न पूर्व में थे, जब वो मुख्यमंत्री भी नहीं थे, सिर्फ आरएसएस के एक प्रचारक थे, और ना ही आदि वो तब थे जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने। और अपने रास्तों को चौड़ा, बड़ा, निर्बाध बनाने के लिए उन्होंने वो सब कुछ किया जो वो कर सकते थे। इस पर लंबी बहस हो सकती है। खैर, इधर 2024 में जिस रास्ते पर वो खड़े हैं, संकरे रास्ते पर, वहां विपक्ष में राहुल गांधी, जो एक दौर में पप्पू कहलाते थे, और पप्पू कहलवाने में बड़ी भूमिका भाजपा की नहीं थी, बल्कि स्वयं कांग्रेस के अंदर जो पुराने नेता थे उनकी भूमिका बड़ी थी। वो पप्पू की जो स्थिति थी, उस स्थिति से राहुल गांधी अब सिर्फ बाहर नहीं आए हैं, बल्कि एक सधे हुए, मजे हुए और परिपक्व राजनेता के रूप में भी अपना स्थान जनता में बना चुके हैं। राहुल गांधी बार बार मोदी जी को उस मैदान में उतारने में सफल रहे जिस मैदान में मोदी जी खड़े नहीं हो सकते थे, लेकिन राहुल गांधी सफल हुए। यहां तक कि अदानी अंबानी तक के खिलाफ खुलकर मोदी जी से बुलवा दिया, और भी बहुत कुछ। खैर, अब राहुल गांधी एक कोशिश में है कि श्री मोदी से कोई बड़ी गलती करवाई जाए। इस बीच में एक गलती करवाने में कामयाब भी रहे राहुल। जब राहुल भाषण दे रहे थे संसद के अंदर, तो मोदी जी बीच में खड़े हुए और हिंदू शब्द के साथ राहुल के भाषण पर प्रहार करने का प्रयास किया। शायद मोदी जी भूल गए थे कि वो भाषण लोकसभा के अंदर है और उसको मिटाया नहीं जा सकता है, और लोगों ने उस भाषण को देख लिया है। और उस पूरे भाषण में राहुल गांधी ने हिंदुओं पर प्रहार नहीं किया था, वो भारतीय जनता पार्टी के हिंदुइज्म पर प्रहार करते हुए दिख रहे थे कि मोदी जी का हिंदुओं को आगे करके अपनी बात कहना कुछ ही घंटों के बाद मोदी जी के खिलाफ, पूरी तरीके से मोदी जी के खिलाफ चला गया। वो तो अच्छा हुआ कि अग्निवीर के मामले में स्वयं मोदी जी नहीं खड़े हुए, बल्कि राजनाथ सिंह को खड़ा किया,
और राहुल ने बहुत सधे हुए शब्दों में कहा कि अब आपकी बात का जवाब तो अग्निवीर परिवार ही देंगे, और एक होड़ लग चुकी है अग्निवीर परिवारों की राजनाथ सिंह के जवाब को झूठ साबित करने की। दगड़ियों, ये वर्तमान स्थिति है। सरकार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। नायडू साहब के बारे में सबको मालूम है, कॉरपोरेट के आदमी हैं। और नीतीश कुमार के बारे में भी सबको मालूम है कि उनका अपना कोई चाल चरित्र नहीं है, क्योंकि भाजपा जानती थी कि एक बड़ा गठबंधन बनने की स्थिति देश में है। इसलिए भाजपा चाहती थी कि ऐसा गठबंधन बने जो बने भी और टूटे भी। और नीतीश कुमार जिस तरीके से गठबंधन बनाने के लिए सामने आए और जिस अंदाज में गठबंधन से बाहर हुए, उससे स्पष्ट हो गया कि नीतीश कुमार चाहते थे कि गठबंधन वो बनाए और उसके बाद तोड़ दें और सब अलग थलग हों और भारतीय जनता पार्टी 400 पार कर जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जब गठबंधन बना तब ही दीपंकर और अन्य सुलझे हुए समझे हुए लोगों की समझ ने नीतीश कुमार को गठबंधन में वो पद नहीं दिया जिस पद के रहते अगर नीतीश कुमार गठबंधन छोड़ते तो गठबंधन टूटता। सच ये है कि गठबंधन ना टूटना ही और नीतीश कुमार का फिर वहीं चले जाना जहां से वो आए थे, नीतीश कुमार को पूरी तरीके से खत्म कर चुका था। अब क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार की कृपा से कृषि क्षेत्र पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है और बिहार देश के लिए मजदूरों की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री बन चुका है, जो पूरे देश में खासकर जिन प्रांतों में कुछ पैसा बचा है वहाँ जाके मजदूरी का काम करते हैं और अपने बच्चों को पालते हैं। इस बात को देश भी समझता है और स्वयं नीतीश कुमार भी समझ रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्योंकि मोदी स्वयं कॉरपोरेट के पक्ष में किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं, उनके तौर तरीके इस बात को साबित करते हैं कि नायडू साहब स्वयं कॉरपोरेट के बहुत नज़दीक के खिलाड़ी हैं और जिस तरीके से 1 खरब रुपया नायडू ने अपने प्रांत के विकास के लिए मांगा है, वह भी स्पष्ट करता है कि चीज़ें गंभीर हैं। खैर मित्रों, फिर मिलूंगा।